इवोल्यूशन में अपन ने बीटल स्टोरी के बारे में पढ़ा था ना, तो वहीं से वापस कंटिन्यू करते हैं अपने इवोल्यूशन का जो रेस्ट ऑफ पार्ट है, जो छूटा हुआ पार्ट है उसको आज कवर करते हैं ना। तो सबसे पहले मेरे को ये बताओ इवोल्यूशन क्या होता है, मैंने बता दिया था आपको। वेरिएशन जेनेटिक के कारण आता है, और कोई कारण होता है वेरिएशन का? केवल जेनेटिक होता है? एनवायरमेंट और जेनेटिक मटेरियल दोनों में चेंजेस के कारण से लाइफ में चेंजेस आता है। किसके साथ? टाइम के साथ। टाइम के साथ में लाइफ के अंदर चेंजेस आता है, और चेंजेस का कारण क्या होता है? एक तो जेनेटिक मटेरियल में चेंज होता है या एनवायरमेंटल फैक्टर के कारण चेंज होता है, और ये जो चेंजेस आता है वो जनरेशन के थ्रू आगे बढ़ता रहता है नेक्स्ट जनरेशन के अंदर। ठीक है, तो ये तो हमारी बात हो गई डेफिनेशन की। बीटल स्टोरी के बारे में भी अपन ने थोड़ा बहुत देख लिया था, वापिस से थोड़ा सा रिकॉल कर देते हैं। तो बीटल स्टोरी के बारे में आप भली बात ही जानते हो कि इसके अंदर अपने क्या थे, 3 सिनेरियो थे, है ना। फर्स्ट सिनेरियो के अंदर अपन ने देखा था सर्वाइवल एडवांटेज, ठीक है। तो इसमें अपन ने देखा था कि जो क्रोज होते हैं वो रेड बीटल को खा जाते हैं, और ये जो ग्रीन थे वो सर्वाइवल एडवांटेज होने के कारण से सर्वाइव कर गए, क्योंकि उनका कलर कैसा था, नेचर के अंदर जिस तरह से घास के जैसा कलर है वैसा था, तो उनको सर्वाइवल एडवांटेज मिला, और उनकी जो कॉलोनी है और उनके जो जीन हैं वो आगे फर्दर जनरेशन में गए। बाकी रेड वाले क्या हो गए, एक्सटिंक्ट हो गए। ठीक है, सेकंड सिनेरियो था अपना एक्सीडेंटल एडवांटेज जेनेटिक ड्रिफ्ट। सेकंड वाले में क्या था कि फिर से वेरिएशन आया, लेकिन इस बार वेरिएशन क्या आया, ब्लू कलर के रूप में आया, और यहाँ पे रेड और ब्लू दोनों को कौवे दोनों को खा सकते थे। तो अगर कौवे का अपन केस देखें तो ये पूरी तरह से ये क्या हो जाएगा, ये जो जनरेशन है पूरी तरह से एक्सटिंक्ट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। ठीक है, और हम ऐसा समझते हैं कि जब भी इवोल्यूशन होता है तो अपग्रेडेशन होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। कभी कभी इवोल्यूशन नेगेटिव डायरेक्शन में भी जा सकता है, हमेशा फायदेमंद हो जरूर। यहाँ पे इवोल्यूशन हुआ तो यहाँ वेरिएशन आया, ब्लू कलर हो गया, लेकिन ब्लू कलर होने के कारण भी क्या हो गया, उसकी खात्मा हो गया। कौवे तो दोनों को खा गए, रेड को भी खा गए और ब्लू को खा। और इसके अंदर अगर एक्सीडेंटल डैमेज होता है, बाय द वे कि यहाँ पर किसी एलिफेंट ने पैर रख दिया, लेकिन एक्सीडेंटल डैमेज की कंडीशन में पॉपुलेशन या जो कॉलोनी है वो छोटी होनी चाहिए। बहुत ज्यादा बड़ी कॉलोनी है तो एक हाथी के पैर के अंदर पूरा कवर नहीं होगा। तो यहाँ पे देखा कि जब ये पॉपुलेशन क्या थी, छोटी थी या कॉलोनी छोटी थी, उसके ऊपर हाथी ने पैर रख दिया, तो ये पता चला कि ये जितने भी रेड बीटल्स थे सब हाथी के पैर के नीचे दब गए, और केवल क्या बच गए, ब्लू वाले बने। तो ब्लू वाले क्या हुए, एक्सीडेंटल डैमेज के कारण से फिर वो ब्लू वाले अगली जनरेशन में पहुंच गए, और उनकी कॉलोनी क्या हुई, विकसित हुई या डेवलप हुई। ठीक है, तो एक्सीडेंटल एडवांटेज जेनेटिक ड्रिफ्ट। तो यहाँ इस ब्लू के अंदर जो जीन था वो तो रह गया, वो आगे वाली पीढ़ियों में हेरिडेट के लिए रह गया। बाकी जो रेड का जो जीन था वो पूरी तरह से खत्म हो गया, क्योंकि उसका कोई प्रोजेनी बचा ही नहीं, प्रोजेनी बचा ही नहीं, तो फिर उसको आगे कौन ले जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर केवल कौन बचा, ब्लू वाला बचा, और वो इस तरीके का जो आपका इवोल्यूशन होता है उसको कहा जाता है जेनेटिक ड्रिफ्ट। क्या कहा जाता है, जेनेटिक ड्रिफ्ट। और थर्ड था, हमने देखा था एक्वायर्ड ट्रेट्स। एक्वायर्ड ट्रेट्स में क्या थे कि जो बीटल्स थे जब कंडीशन कैसी हो गई, विपरीत हो गई, है ना। तो प्रतिकूल परिस्थिति, जैसे घास खाने के लिए जो थी वो मिल नहीं रही थी, तो घास फूस वो मिल नहीं थी, बूशेज नहीं मिल रहे थे, तो उसके कारण से वो क्या हो गए, श्रिंक हो गए, वो धीरे धीरे कमजोर हो गए। ठीक है, और काफी समय तक हो सकता है एक पीढ़ी, एक जनरेशन या 2 जनरेशन तक वो ऐसा सामना करना पड़ा, है ना। जब अकाल पड़ता है, ड्रिफ्ट पड़ता है, तो क्या लंबे समय तक चलता है, 1 साल 2 साल या 10 साल का भी हो सकता है। तो हो सकता है कुछ जनरेशन तक उसको इसका फेस करना पड़ा, लेकिन जैसे ही कंडीशन फेवरेबल आई तो ये वापिस से एज इट इज हो गए जैसे उनके नेचर था। तो ये जो इनके अंदर जो कैरेक्टर आया कुछ सालों के लिए, वो नेक्स्ट जनरेशन में हेरिडिटी नहीं ले सकता, उसको वो हेरिडिटी नहीं लेगा। मतलब वो आने वाली जितनी भी साल हो, जितनी भी जनरेशन हो, सबके अंदर वो डेवलप हो जाए, ये संभव नहीं है, क्योंकि ये एक्वायर्ड था। कुछ पीढ़ियों तक हो सकता है एक पीढ़ी के अंदर भी इसका खात्मा हो जाए, हो सकता है 2-3 पीढ़ियों तक भी चले, लेकिन ये परमानेंट इसके अंदर लॉजिक नहीं है कि सभी पीढ़ियों के अंदर चलेगा।
ठीक है। लेकिन जैसे अपन देखे ब्लू कलर का कोई प्रोजेनी बन गया तो वो लगातार 100 पीढ़ियों तक भी जा सकता है, लो लगातार, क्योंकि उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल में चेंज हो गया। और वो जब तक वो जेनेटिक मटेरियल दोबारा चेंज नहीं होगा तब तक वो ब्लू कलर रहता रहेगा, रहेगा कि नहीं रहेगा। लेकिन ये कंडीशन तो क्या है, एक शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए, जैसे ही वो टाइम पीरियड चला गया वो वापिस से बेटर कंडीशन में आ जाएगा। तो इस प्रकार के जो कंडीशन होती है उसको क्या बोलते हैं, एक्वायर्ड ट्रेट कहते हैं। वो चीजें उन्होंने, वो लक्षण कुछ समय के लिए उन्होंने गेन किए। तो यहाँ पर अपन ने देखे दो मेन फिनोमिना थे, एक तो नेचुरल सिलेक्शन और दूसरा क्या हो गया, जेनेटिक ड्रिफ्ट। इवोल्यूशन के केस में नेचुरल सिलेक्शन में अपन ने देखा था कि नेचर ने खुद सिलेक्शन किया, किसका किया, ग्रीन बीटल्स का। ग्रीन बीटल्स का किसने सिलेक्शन किया, नेचर, और वो क्या है, सर्वाइव कर गए। और रेड बीटल क्या है, नेचर के अकॉर्डिंग नहीं थे तो वो क्या हो गए, खत्म हो गए। ठीक है। और जेनेटिक ड्रिफ्ट में क्या एक्सीडेंटल हो गया, पूरी पूरी कॉलोनी खत्म हो गई, और जो बच गए उनका जीन रह गया, और वो जीन क्या नेक्स्ट पीढ़ियों में जाता रहा, तो उसको बोलते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट। जेनेटिक का ड्रिफ्टिंग हो रहा है। ठीक है। तो ये एक सिनेरियो अपन ने भली बात ही देख लिया था। लेकिन अभी भी ये बीटल की स्टोरी पूरी नहीं हुई है, आगे भी इस बीटल की स्टोरी के ऊपर पूरे इवोल्यूशन को समझाने का प्रयास किया गया। तो इसके अंदर वापिस से अपन देख सकते हैं नेचुरल सिलेक्शन, जेनेटिक ड्रिफ्ट और एनवायरमेंटल चेंजेस, ये तीनों वही सिनेरियो के चीजें हैं। Variation that provide survival advantage become more common. Crows eating red beetles drive selection for green coloration. Random events in small population change gene frequency without providing adaptation. Accidental survival create diversity. ठीक है। Starvation reduces beetle weight, but this is not inherited because DNA in germ cell doesn't change, not evolution. जो acquired trait थे वो फर्दर जो जनरेशन है उसमें क्यों नहीं जा रहे थे, क्योंकि उसका जो जेनेटिक मटेरियल उसमें कोई चेंज नहीं होता है ना। तो ये क्या बोल रहा है, जब बिकॉज डीएनए इन जर्म सेल डजंट चेंज, जो जर्म सेल के अंदर है डीएनए उसके अंदर चेंज नहीं हुआ है। इसी प्रकार से एक्वायर्ड का एक और एग्जांपल था कि चूहों की पूंछ को कुछ पीढ़ियों तक लगातार काटा गया, उसके बाद भी हमने देखा कि आने वाली जितनी भी 20 पीढ़ियों तक अगर काटे और 21वीं पीढ़ी में देखे तो 21वीं पीढ़ी में वापिस से पूंछ पैदा हो गई। तो ये माना गया कि जब तक जो जेनेटिक मटेरियल में चेंज नहीं होगा तब तक क्या होगा, आपका ये नई फर्दर जो जनरेशन है उसमें चेंजेस नहीं आएगा। चेंजेस तभी आ सकता है जब आपके जेनेटिक मटेरियल में या रिप्रोडक्शन वाली जो चीज है वहां पे चेंजेस आए। यहाँ कह सकते हैं कैन नॉट बी पास्ड टू डीएनए ऑफ जर्म सेल, डीएनए में चेंजेस आना चाहिए। नॉन रिप्रोडक्टिव टिश्यू में अगर चेंज आता है, ये जो अपन पूंछ काट रहे वो क्या नॉन रिप्रोडक्टिव टिश्यू है, ठीक है, तो वहां पे काटोगे तो कुछ भी फर्क नहीं आएगा। नेक्स्ट, इवोल्यूशन के अंदर मेन लीड रोल जिसने प्ले किया है वो है चार्ल्स डार्विन नामक एक वैज्ञानिक था। ठीक है। इनका रिवोल्यूशनरी इनसाइट, इन्होंने एक बड़ी क्रांति लाए थे इवोल्यूशनरी के अंदर। द वोयाज दैट चेंजेस साइंस, इन्होंने एक यात्रा करी थी, समुद्री यात्रा करी थी। ठीक है, काफी लंबे समय तक इन्होंने यात्रा करे थे। एट 22 डार्विन एम्बार्क ऑन ए 5-year वोयाज इन साउथ अमेरिका, जो दक्षिण अमेरिका है वहां पे उन्होंने 5 साल तक की जो यात्रा करी और उन्होंने अपनी ऑब्जर्वेशन जितने भी कलेक्ट किए थे टू लीड द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन, नेचर के सिलेक्शन के अकॉर्डिंग किस प्रकार से इवोल्यूशन होता है उन्होंने उसके ऊपर अपना प्रकाश डाला था। Ironically, Darwin never knew the Mendel works on inheritance, which would have explained the mechanism of variation he observed. डार्विन मेंडल को नहीं जानता था। डार्विन किसको नहीं जानता था? मेंडल। मेंडल ने किस पे काम किया था? इससे पहले अपन ने देखा था हेरिडिटी के अंदर, तो उसने बताया था कि चेंजेस किस तरह से आते हैं, किस तरह से वेरिएशन पैदा होते हैं और किस रेशो में वेरिएशन आते हैं, वो सारा मेंडल ने अपने अंदर स्टैटिक्स में बता रखा था। लेकिन अगर डार्विन और मेंडल दोनों मिले होते तो इसका और भी एडवांटेज मिलता, लेकिन डार्विन अपने तरीके से थ्योरियां दी और उसने मेंडल को थ्योरी को कंसीडर नहीं किया, उसको जाना नहीं। अगर दोनों ने जान करके एक दूसरे से मिलता तो इसका और भी बड़ा प्रॉफिट मिल सकता था। ठीक है। नेक्स्ट, डार्विन की थ्योरी के बाद में हमारे पास में आता इवोल्यूशन के अंदर जब जाते हैं हम, तो सबसे अब बहुत पुराने समय में अपन जाते हैं जहां पे ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, जब अर्थ के ऊपर क्या हुआ, लाइफ का ओरिजिन हुआ। ठीक है, तो ये बहुत पुरानी कहानी हो जाती है। तो सबसे पहले आपको पता है कि अर्थ का कैसे ओरिजिन हुआ, किसी को आइडिया?
हाँ, सूर्य जो था उसका एक टुकड़ा सूर्य से अलग हुआ, वो बहुत आग का गोला था, बहुत हीट जो टेम्परेचर था बहुत हाई था, समय के साथ में वो धीरे धीरे ठंडा होता गया। तो उसके अंदर क्या थे, कुछ एक क्या आपके गैसेस थी, है ना, एक हाइड्रोजन सल्फाइड हो गई, अमोनिया हो गया और एक और गैस हो गई, तो 3-4 गैसें थी। वो समय के साथ में क्या हो गए, धीरे धीरे ठंडे होने लगे। और इस तरह से, जिस तरह से पहले इनऑर्गेनिक चीजें बनी, फिर ऑर्गेनिक चीजें बनी। इनऑर्गेनिक समझते हो, जैसे ये नॉन लिविंग चीजों का जो मटेरियल होता है वो इनऑर्गेनिक, जैसे पानी बना तो वो चीजें बनी, फिर धीरे धीरे लाइफ की ओर आए। तो ये जो आज अपन इसके पीछे की जो थ्योरी अभी अपन मैं बताने जा रहा हूँ, उसके पीछे का जो चीज है उन्होंने एविडेंटली बताया, मतलब एविडेंस देते हुए बताया। तो एविडेंस कैसे किया, कुछ प्रयोग किए उसके ऊपर, और उन्होंने बताया कि पहले इस तरीके की कंडीशन रही होगी तभी इस तरीके का लाइफ की पॉसिबल है। तो इसके अंदर सबसे पहले काम किया था हेल्डेन नामक वैज्ञानिक ने 1929 में proposed life developed from simple inorganic molecules present on earth under vastile different condition। सिंपल इनऑर्गेनिक जो मॉलिक्यूल्स थे उससे क्या हुआ, ऑर्गेनिक या लाइफ की क्या हुई, ओरिजिन हुआ। ये इन्होंने अपने प्रयोग के अंदर बताया था 1929 के अंदर, ठीक है। उसके बाद 1953 के अंदर मिलर ने फिर से एक्सपेरिमेंट किया, सिमुलेटेड अर्ली अर्थ एटमॉस्फेयर विथ अमोनिया, मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड, नो ऑक्सीजन। उस समय ऑक्सीजन नहीं थी, 3 चीजें थी, अमोनिया था, मीथेन था और हाइड्रोजन सल्फाइड। और पास में स्पार्क थ्रो गैसेस टू मिमिक लाइटनिंग, बिजली गिरती थी, मतलब बिजली गिरती है, समझ रहे हो। तो उस समय ये 3 मेन फंडामेंटल एलिमेंट थे, अमोनिया, मीथेन और हाइड्रोजन सल्फाइड। उसके ऊपर फिर क्या हुआ, लाइटनिंग, बिजली गिरती थी, और उसके बाद में उन तीनों ने आपस में रिएक्शन करी और एक नई चीजों का उत्पत्ति हुई। तो सबसे पहले वाटर बना, वाटर के अंदर आपके बनेगा सबसे पहले इन चीजों के आपस में मिलने से बनेगा आपका जेनेटिक मटेरियल, जिसको अपन डीएनए कहते हैं, वो बनेगा। डीएनए बनने के बाद में अपन सबसे जानते हैं कि डीएनए के बाद में यूनिमोलिकुलर आपका स्पीसीज बनेगा, सॉरी हाँ यूनिमोलिकुलर मतलब सिंगल सेल वाला ऑर्गेनिज्म बनेगा। अपन जब पढ़ते हैं इवोल्यूशन के अंदर तो सबसे पहले सिंगल सेल वाले ऑर्गेनिज्म आते हैं, जिनको अपन ने 8वीं में भी तुमको पढ़ाया था, मैंने माइक्रो ऑर्गेनिज्म पढ़ाया था। कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया, वायरस, फंगी। हाँ, तो ये जो आप देख रहे हो वायरस, बैक्टीरिया, वो सिंगल सेल्ड है, इसको यूनिसेल्युलर भी अपन कह सकते हैं। तो सबसे पहले यह है। तो बैक्टीरिया के अंदर क्या रहता है कि आपके जो अंदर न्यूक्लिक मटेरियल रहता है, ठीक है, तो उसके चारों तरफ जो आपका आपके क्या बोलते हैं, उसका मेम्ब्रेन जो होता है वो अपने जो ओरिजिनल सेल की तरह नहीं रहता। एक वायरस के अंदर भी ऐसा ऐसा होता है, उसके अंदर न्यूक्लिक मटेरियल तो रहता है, न्यूक्लिक मटेरियल कह लो या जेनेटिक मटेरियल, लेकिन उसकी जो मेम्ब्रेन होती है ना, वो हमारी जो मेम्ब्रेन है उसकी तरह नहीं होती। उसके अंदर जैसे वायरस के अंदर बात कर लूं मैं, टोबैको मोजेक वायरस, तंबाकू का के पौधे के ऊपर होने वाला वायरस है, तो उसके न्यूक्लिक मटेरियल तो हो गया, लेकिन उसके चारों तरफ की जो बाउंड्री है वो कैप्सोमियर की बनी होती है, और हमारे जो बाउंड्री है उसके अंदर फास्फोलिपिड की बनी हुई मेम्ब्रेन होती है। तो हमारी जो मेम्ब्रेन और उनकी मेम्ब्रेन जो है वो अलग अलग है। तो सबसे पहले तो जेनेटिक मटेरियल बना, ठीक है, जेनेटिक मटेरियल में वायरस और वो जो है वो केवल जेनेटिक मटेरियल वाले। उसके बाद धीरे धीरे उसके ऊपर क्या बनी, मेम्ब्रेन बनी। और जब हम बैक्टीरिया की बात करते हैं तो बैक्टीरिया के अंदर न्यूक्लिक मेम्ब्रेन नहीं होती। अपन ने सेल देखा था अच्छी सी, सेल के अंदर सेल मेम्ब्रेन होता है, सेल के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस क्या है, वो न्यूक्लियस के चारों तरफ भी बाउंड्री होती है, जिसके न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, तो वो बैक्टीरिया के अंदर नहीं होती। और बैक्टीरिया वाली सेल किस में चली जाएगी, प्रोकैरियोटिक में। प्रोकैरियोटिक में मैंने बताया था तुमको, एक प्रोकैरियोटिक सेल होती है और एक कौन सी होती है, यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक एडवांस टाइप की सेल है, मतलब अभी वाले जो सेल अपन मान सकते हैं, ठीक है, जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर होती है। तो उसके अंदर क्या होता है, सुव्यवस्थित आपका बिल्कुल प्रॉपर तरीके की तो सेल मेम्ब्रेन होती है, प्रॉपर तरीके की न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, अंदर का न्यूक्लियस भी न्यूक्लियर मटेरियल उस न्यूक्लियस के अंदर रहता है। लेकिन बैक्टीरिया के अंदर क्या रहता है, मेम्ब्रेन रहेगी और अंदर वाला जो न्यूक्लिक मेम्ब्रेन है वो नहीं रहेगी, ठीक है। और वायरस के अंदर चले जाओ तो मेम्ब्रेन ही नहीं रहेगी, एक कैप्सोमियर का कोटिंग रहेगी, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़े। वायरस के अंदर केवल न्यूक्लिक मटेरियल था, बैक्टीरिया के अंदर मेम्ब्रेन आई, लेकिन मेम्ब्रेन भी पूरी तरह से डेवलप नहीं हुई। और हम जब यूकैरियोटिक सेल की बात करते हैं तो प्रॉपर तरीके की आपको सेल मेम्ब्रेन भी देखने को मिली, न्यूक्लिक मेम्ब्रेन भी देखने को मिली और ऑर्गेनेलाई भी देखने को मिले। तो ये एक बाय स्टेप प्रोसेस हुआ है।
तो सबसे पहले यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आए, फिर धीरे धीरे करके क्या आएंगे आपके मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म आएंगे। ये इसकी थ्योरी है। तो सबसे पहले आपका डीएनए बना, उसके बाद मेम्ब्रेन बनी, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर, ठीक है। Organic molecules created after 1 week, 50% of carbon converted to simple compounds including amino acid, the building blocks of protein। अब क्या है, एमिनो एसिड बनेंगे तो प्रोटीन बनेगा, और प्रोटीन से क्या होगा, मेम्ब्रेन बनेगी। सबसे पहले क्या बना आपका जेनेटिक मटेरियल, उसके बाद क्या बना एमिनो एसिड, और एमिनो एसिड से क्या बना प्रोटीन, और प्रोटीन से क्या बना मेम्ब्रेन, ठीक है। इस तरह से इन्होंने समझाने का प्रयास किया है कि जो अर्थ के ऊपर लाइफ का ओरिजिन किस टाइप से। तो आप समझ गए, सूर्य का गोला था, टुकड़ा टूटा, अर्थ बना। अर्थ की कंडीशन उस समय जब वो अर्थ बना तब बहुत वार्म था, बहुत ज्यादा हॉट था। वो जो टुकड़ा था वो धीरे धीरे ठंडा हुआ, उसके अंदर 3 मेन एलिमेंट थे, अमोनिया था, मीथेन था, हाइड्रोजन सल्फाइड था। ये आपस में मिले, उस समय उसके ऊपर क्या हुआ, बिजली गिरी, लाइटनिंग हुई, तो ये आपस में मिले, और आपस में मिलने से पहले इनऑर्गेनिक बना, पानी जैसी चीजें बनी। अब उस पानी के अंदर आपके फिर क्या बना, जेनेटिक मटेरियल बना, डीएनए वगैरह, ठीक है। जेनेटिक मटेरियल से फिर आपका कौन सा आएगा, वायरस जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म बनेंगे, क्योंकि वायरस के अंदर क्या रहता है, जेनेटिक मटेरियल रहता है और कोटिंग रहती है, ठीक है। उसके बाद में आपके क्या आ जाएगा, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है, और जो मेम्ब्रेन होती है वो भी न्यूक्लिक मेम्ब्रेन तो नहीं पाई जाती है, ठीक है, और मेम्ब्रेन नॉर्मल टाइप की होती है। उसके बाद कौन आएगा, यूकैरियोटिक टाइप की सेल आएगी, जो आज की वर्तमान सेल है, जिसके अंदर प्रॉपर तो आपका सेल मेम्ब्रेन हो जाएगी, न्यूक्लिक मेम्ब्रेन हो जाएगा, और ऑर्गेनेल हो जाएंगे। और इस तरह से क्या हो जाएगा, अपन नई जो यूनिसेलुलर जो बढ़िया वाले हैं वो यहाँ पर आपके मिलेंगे, यहाँ पे एडवांटेज एवोल्यूशन की। नेक्स्ट टॉपिक है आपका इसके अंदर, हाउ न्यू स्पीसीज फॉर्म स्पेसिएशन। अब हमको बताना है कि नई स्पीसीज कैसे बनती है, ठीक है। तो नई स्पीसीज बनने के लिए क्या क्या फैक्टर काम करते हैं। तो हमारे जो बीटल वाली स्टोरी है वही ले ले अपन। तो बीटल के अंदर क्या है, जियोग्राफिकल सेपरेशन, बीटल पॉपुलेशन स्प्रेड अक्रॉस माउंटेन रेंज फ्रॉम सब पॉपुलेशन विद लिमिटेड जीन फ्लो। अगर कोई बीटल है एक माउंटेन के ऊपर रह रहे हैं, और माउंटेन के भी अलग अलग पार्ट में रह रहे हैं, तो उनकी सब पॉपुलेशन कहलाएगी। मतलब है तो एक ही बीटल, उन्होंने 2 पार्टीशन हो गए, तो उनकी क्या हो गए, एक पार्टीशन में अलग कॉलोनी डेवलप हो रही है, दूसरे साइड में दूसरी कॉलोनी, तो ये 2 कॉलोनियां डेवलप हो रही है, ठीक है। तो उनके अंदर जीन का फ्लो अलग अलग तरीके से डेवलप होगा, ठीक है। उस साइड का जीन का फ्लो अलग जा रहा है, इस साइड का अलग। जैसे अपने ही बात कर लो ह्यूमन के अंदर, तो ह्यूमन के अंदर देख लो आप, अफ्रीका वाले लोग देख लो, इंडिया वाले देख लो, दोनों है तो ह्यूमन ही, लेकिन वो उस साइड में रह रहे हैं, अपन इस साइड में। दोनों के अंदर में बहुत सारा डिफरेंस आपको देखने को मिला, उनके कलर के अंदर देखने को मिलेगा, बालों के अंदर देखने को मिलेगा, लेकिन हमने क्या 2 अलग अलग स्पीसीज हो गई। वो ह्यूमन की है, लेकिन ह्यूमन में भी 2 टाइप हो गए नहीं। तो ये बीटल थे, बीटल के भी 2 टाइप हो गए, ठीक है। क्योंकि अगर आपने क्या किया, उसको जियोग्राफिकली सेपरेट कर दिया, जियोग्राफिकली मतलब दूरी बढ़ा दी, तो वो वाली कॉलोनी अपने तरीके से आगे बढ़ रही है, ये वाली अपने तरीके से आगे बढ़ रही है। अब ऑस्ट्रेलिया वाले तरी बुरे बुरे वाले वो बाल आते हैं, अपने काले का वाले बाल आते हैं, अब उनके सारे बुरे वाले वो उनके साथ खुश है, अपन अपने वाले साथ खुश है, ठीक है कि नहीं। तो ये ज्योग्राफिकल सेपरेशन के कारण से 2 अलग अलग प्रकार की सब पॉपुलेशन का निर्माण होता है, और नई स्पीसीज के डेवलपमेंट के लिए इस तरह से फैक्टर काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट है आइसोलेशन इंक्रीजेस, अ लार्ज रिवर डिवाइड्स पॉपुलेशन फर्दर, जेनेटिक ड्रिफ्ट एंड नेचुरल सिलेक्शन ऑपरेट्स डिफरेंटली इन ईच लोकेशन। अब क्या आइसोलेशन इंक्रीजेस, अब क्या हुआ कि 2 पॉपुलेशन रह रही, ठीक है। ये बीटल के केस में देख लो, उसके बीच में से क्या आ गई, बड़ी सी नदी आ गई, नदी आ गई तो बीटल तो छोटे छोटे जीव है, अब इतना बड़े उनके कोई नाव हाव तो है नहीं कि अंदर बैठ के उधर जाए, अपने ह्यूमन होता तो समझ सकते थे। अब वो बेचारा इतने छोटे छोटे से कैसे नाव की इंतजाम करेंगे, और इतना बड़ा सागर, उस तरफ जाना बड़ा दिक्कत है। अब जो उस तरफ चले गए वो उस एनवायरमेंट कंडीशन में डेवलप होंगे, इस तरफ रह गए वो इस एनवायरमेंट कंडीशन में डेवलप होंगे। अब नदी के उस पार चले गए, हो सका वहां पे बहुत सारे कौवे हैं, और लाल वाले बीटल उधर चले गए, तो बताओ आगे क्या संभावना है, खत्म हो जाएंगे वो, क्योंकि नेचुरल सिलेक्शन के अंदर वो नहीं टिकेंगे। अगर उसमें से किसी एक के अंदर ग्रीन आ गया तो वो रह जाएगा, तो नेचुरल सिलेक्शन काम करेगा। और इस साइड में जो रह रहे, हो सका उसके ऊपर कोई हाथी चल गया, ग्रीन थे, लेकिन ग्रीन को हाथी को ग्रीन से क्या लेने देना, ब्लू से क्या लेने देना, वो तो हाथी तो चलेगा पैर के नीचे आ गए, तो हो सकता है जेनेटिक ड्रिफ्ट भी हो जाए,
हो सकता है उसमें से कोई एक आध ब्लू कलर का बच गया और जेनेटिक ड्रिफ्ट, ब्लू वाली कॉलोनी आगे बढ़ने लगी, तो जेनेटिक ड्रिफ्ट हो जाएगा। जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या है, जो सिंगल बचा वो आगे जनरेशन में बढ़ता जा रहा है और वो दूसरे जो प्रोजेनी थी वो क्या खत्म हो गई, किसके कारण से, एक्सीडेंट के कारण से, तो वो हो गया आपका जेनेटिक ड्रिफ्ट। एंड नेचुरल सिलेक्शन ऑपरेट डिफरेंटली इन ईच लोकेशन, और इस तरह से क्या है, दो अलग अलग आपकी क्या बनेगी, प्रोजेनी बनेगी और दो अलग अलग टाइप की जनरेशन हो जाएगी। उधर साइड में रह गए बाय द वे ग्रीन वाले, उस साइड में रह गए, इस साइड में ब्लू वाले रह गए, दोनों अलग अलग हो गए कि नहीं। नेक्स्ट है रिप्रोडक्टिव इनकम्पैटिबिलिटी। DNA change becomes severe enough that the two groups can no longer reproduce together, new species emerge। अब देखो इनके डीएनए में इतना चेंज हो गया कि इनके जो रिप्रोडक्शन वाली चीजें थी वो भी बदल गई। अब क्या है, उनके इस तरीके के हो गए कि दोनों के अंदर वो मेल मिलाप हो ही नहीं रहा, वो जनरेशन पास में भी ला दोगे तो भी आगे नहीं बढ़ेगी, बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी। अब दो जीवों में बहुत ज्यादा डिफरेंस हो गया, ठीक है। अब घोड़े और कुत्ते में बहुत डिफरेंस हो गया, है तो दोनों ऑर्गेनिज्म, लेकिन वो कभी भी उसके रिप्रोडक्शन वाला चीज संभव नहीं है, वो साथ में भी रह, क्योंकि उनके अंदर एक बहुत बड़ा गैप हो गया। अब दोनों की फैमिली अलग अलग, वो अलग स्पीसीज हो गई, कुत्ता अलग फैमिली हो गया, है ना। तो वो एक लंबे समय तक उसके अंदर डीएनए में चेंजेस हो जाएगा, उनके अंदर सारे चीजों में बदलाव आ जाएगा, तो पूरी तरह से स्पीसीज क्या हो जाएगी, सेपरेट हो जाएगी। तो हमारा यहाँ टॉपिक जो था, हाउ न्यू स्पीसीज फॉर्म स्पेशिएशन, स्पेशिएशन होने के परिणाम स्वरूप किस तरह से नई स्पीसीज का डेवलपमेंट होता है। तो ये तीन फैक्टर इन्होंने बताए कि ज्योग्राफिकली सेपरेट कर दो, ठीक है, तो हो सकता है नई स्पीसीज बन जाए, ठीक है। जैसे एक पहाड़ के ऊपर बीटल है, बीटल उस साइड में चले गए और इस साइड में चले गए, उसके अंदर जीनो डीएनए में चेंजेस अलग प्रकार से हो रहा है, इस तरफ वाले में डीएनए अलग प्रकार से चेंज हो रहा है। हो सकता है उस साइड में टेम्परेचर कंडीशन ज्यादा हो रही हो तो उसके अंदर जीन में परिवर्तन हुआ और वो रेड वाले में कोई ब्लू बन गया, और इधर वाले में हो सकता है ब्लू के ब्लू ही रहे, है ना, तो वो रेड वाले ब्लू बने, इधर ब्लू वाले ग्रीन भी बन सकते। तो दोनों अलग अलग प्रकार की स्पीशीज बन सकते हैं, किसके कारण से, ज्योग्राफी के कारण से, ठीक है, क्योंकि दोनों को अलग अलग फैक्टर प्रभावित कर रहा है, टेम्परेचर अलग अलग। आइसोलेशन, नदी आ गई, दोनों सेपरेट हो गए, दोनों के ऊपर अलग अलग फैक्टर काम करेंगे, उधर नेचुरल सिलेक्शन और एक्सीडेंटल डैमेज अलग काम करेगा, इधर नेचुरल सिलेक्शन और एक्सीडेंटल डैमेज अलग तरह से काम कर सकते। माना कि अगर जिस तरफ कौए हैं, रिवर के उस तरफ बहुत सारे कौए, अपन ने माना कि रेड बीटल है, ठीक है, अपन जानते हैं कि रेड बीटल को कौए खा जाएंगे, है ना, कौए रेड बीटल को खा जाएंगे, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि कौए को खाने वाला कोई हो, चील हो, और वहां पे चील के बहुत आए तो हो सकता है कौए को खा जाए। तो जब कौए को खा जाएगा तो क्या हो जाएगा, रेड बीटल डेवलप हो जाएंगे और उसकी जनरेशन में आगे जाएंगे, तो वो भी तो एवोल्यूशन हुआ। तो अलग अलग चीजें काम करेंगी आपके, और ये कुल मिलाकर आपको क्या बताया जा रहा है कि स्पीसीज किस तरह से बनेगी, ठीक है, और कौन सी स्पीसीज जो जिंदा रहेगी वही आगे चलेगी, ठीक है, उसके लिए कारण बता दिए। और जब पूरी तरह से स्पीसीज कब अलग हो जाएगी, जब वो रिप्रोडक्टिव नहीं कर पाएगी, तो पूरी तरह से सेपरेट मानी जाएगी। चलो अब इवोल्यूशन के अंदर ही अभी अपन ने स्पीसीज देखा, अब स्पीसीज के बाद में आता है क्लासिफिकेशन, है ना, क्या आता है, क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन के अंदर क्या होता है, अब जीवों में अलग अलग विविधता है, तो अलग अलग तरीके के अंदर उसके अंदर ग्रुपिंग हो जाएगी, ठीक है। अब जैसे कोई कैरेक्टर अपन ने पकड़ लिया, ठीक है, कैरेक्टर पकड़ लिया फोटोसिंथेसिस का, ठीक है, फोटोसिंथेसिस का एक कैरेक्टर, उसको आधार बना के अपन देख सकते हैं, जो उसमें फोटोसिंथेसिस होता है उसको अलग ग्रुप बना दिया, जिसके अंदर नहीं होता उनका अलग ग्रुप। तो अपन देखते हैं प्लांट भी क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो वो उसको अलग तरीके से पढ़ा जाता है। तो उसका फिर अपन जब ऑर्गेनिज्म के अंदर करते हैं तो उसके अंदर दो फाइलम कर देते हैं, प्लांट वाला फाइलम, और फिर क्या हो जाएगा, एनिमल किंगडम, सॉरी स्टार्टिंग आता है किंगडम में, तो एक हो गया प्लांट किंगडम और एक हो गया एनिमल किंगडम। फिर प्लांट किंगडम के अंदर फिर से अलग बांटेंगे, तो उसके अंदर फूल देने वाले प्लांट्स और फूल नहीं देने वाले, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, फिर आगे और बढ़ेगा,
तो उस तरह से अपन क्या करेंगे, कैटेगराइज करेंगे, उसको क्लासिफिकेशन करेंगे। एनिमल के अंदर भी बहुत सारे एनिमल आ जाते हैं, फिर उसमें भी फिर अपन एक एक कैरेक्टर चूज करेंगे, ठीक है, जिसके अंदर नोटोकोड होती है, जिसके अंदर नोटोकोड नहीं होता है, कोडेटा, नॉन कोडेटा, ठीक है। फिर कोडेटा में आ जाओगे तो फिर कोडेटा में भी अलग अलग क्लासिफिकेशन होगा, पानी में रहने वाले ऐसे जीव जो पानी और जमीन दोनों पर रहने वाले, और केवल जमीन पे रहने वाले। फिर आगे चलोगे जमीन पर भी बहुत सारे रहते हैं, उसमें भी फिर अलग अलग क्लासिफिकेशन हो जाएगा, ठीक है। तो धीरे धीरे अपन क्या करेंगे, जो स्पीसीज हैं उसको क्या है सिस्टमेटिक ढंग से स्टडी करेंगे। तो वही क्या हो गया, इवोल्यूशन का क्लासिफिकेशन हुआ, जो स्टार्ट से था वो अभी तक आया, और वो किस तरीके से आया रहा। अब अपन ह्यूमन है तो आने वाले को नेक्स्ट कोई बच्चा पढ़ रहा है तो वो आसानी से उस चेन को समझ ले, तो हमने क्या कर दिया, सिस्टमेटिक ढंग से क्या कर दिया, क्लासिफिकेशन कर दिया। कि जैसे ह्यूमन है तो होमोसेपियंस उसका नाम रखा गया, उसको किस में रखा गया, मेमेलिया में रखा गया। फिर मेमेलिया किस में आगे आएगा, तो कोर्डेटा के अंदर आएगा, रीढ़ की हड्डी वाले। फिर अपन को उस साइड में जाना नहीं है, नॉन कोर्डेटा वाले, जिसमें जैसे सांप है, केचुआ है, उसके अंदर क्या है, हड्डी नहीं रहती, जिस तरह से अपने अंदर होती है ना रीढ़ की हड्डी, तो उस टाइप के नहीं थे। तो अपन उस तरीके से अपन डेवलप हुए, ये अपने को इंडिकेशन मिलेगा क्लासिफिकेशन से अपन किस तरह से आए। जो किस किस को नजदीक रखा जाएगा, जो बहुत नजदीक है, जैसे अपने, और अपन इससे क्या है समझ पाएंगे कि उसके कैरेक्टर मिलते जुलते हैं। जैसे एक पिता के दो बच्चे, तो भाई बहन है, तो उनके कैरेक्टर क्या है, ज्यादा मिलते जुलते हैं, क्योंकि उनकी एनवायरमेंट कंडीशन भी सेम है। क्योंकि ये कि मम्मी पापा भी एक हैं, लड़ते झगड़ते भी उसी तरीके से हैं, भाई बहन भी उसी तरह से लड़ते हैं, तो उसके परिवार में दोनों एक तरीके से डेवलप हुए हैं, ठीक है। मम्मी पापा भी के कैरेक्टर उनके जिन डीएनए में भी सेम है, तो उनके कैरेक्टर क्या आपस में बहुत ज्यादा मिलती जुलती, तो उनको स्टडी साथ में किया जाता। लेकिन अब तुम उसके अंकल के लड़के तो फर्क आ जाएगा, क्योंकि अंकल ने कहा शादी करी, फिर उनके अंदर डीएनए के अंदर बदलाव आ जाएगा, फिर तुम्हारे उनमें गैप आ जाएगा, फिर उससे दूर हो जाओगे तो और गैप आ जाएगा। तो जो जो सेम कैरेक्टर वाले हैं उनको साथ में रखा गया, तो उसको क्या कहते हैं, क्लासिफिकेशन, ठीक है। और सिस्टमेटिक ढंग से, जैसे पहले दादा, उससे पहले वाले ले जाओगे तो अंकल वाला भी अब तुम्हारे साथ में आ जाएगा, क्योंकि अंकल और पापा दोनों भाई भाई थे, तो नेक्स्ट पीछे वाली पीढ़ी में एक जनरेशन पीछे चले जाओ, तो दोनों के कैरेक्टर मैच हो रहे है कि नहीं। अब अभी देखने जाओगे तुम्हारे भाई बहन के मिल रहे, लेकिन अंकल के लड़के से थोड़ा सा दूर हो रहे कि नहीं। तो जैसे जैसे जनरेशन जाती है, वैसे वैसे इवोल्यूशन के अंदर इस तरह से ग्रुपिंग होती जाती है और स्पीशीज बनती जाती है, और हमको इस तरीके से सिस्टमेटिक ढंग से इवोल्यूशन का क्लासिफिकेशन पढ़ना रहता है। समझ में आ रही बात? जल्दी तेज तेज तो नहीं बोल रहा, ठीक है ना, नहीं तो बोल देना थोड़ा सा धीमे गट, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब इवोल्यूशन हुआ तो इसका अपने को एविडेंस भी मिला, ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट बोल दिया है ना, कि कुछ भी बोल दिया ना चल गया। अब आज भी तुम देखोगे ना तो अपने नेचर के अंदर बहुत सारी चीजें हैं जो किसी ने चला दिए तो चल रही है आज भी, उसके ऊपर किसी ने साइन ऑफ इंट्रोगेशन नहीं किया, और अच्छे से अपन भी उसको अनुसरण कर रहे हैं बिना उसके ऊपर सोच विचार। आज भी अगर बिल्ली रास्ता काट जाती है, किसी ने चला दिया पहले का फैक्टर, तो आज भी अपन एक बार तो रुकते हैं यार, बिल्ली रास्ता काट गई, सही है कि नहीं। कोई भी कुछ काम करने जाता है अच्छा काम, और कुछ ऐसा देख गया तो किसी ने बोल दिया यार ये सब बुरा होता है, तुम रुक जाते हो, उसके पीछे मुझे क्या आधार है, क्या लॉजिक है, वो बता नहीं पाएगा क्या लॉजिक। अच्छा बाप दादा कहता आईवा है, ऐसे बोलते हैं ना, बाप दादा कहता आईवा, तो वो चीजें बस तुमने कंसीडर कर ली है ना। ऐसी चीजें जिसके पीछे एकदम आधारहीन है तो भी हम कंसीडर कर रहे हैं, लेकिन इनके पीछे जो बताया जा रहा है साइंस में, उसके पीछे आधार दिया जा रहा है आपको, कि लॉजिक दिया जा रहा है। अब देखो इनके पीछे इवोल्यूशन हुआ कैसे बताया जा रहा है। जैसे हम बात करें यहाँ पे ह्यूमन की, तो ह्यूमन, बर्ड्स और लिजार्ड, ये जिनकी इनके अगर अपन आगे का हाथ देखें तो इनके अंदर के हाथ जो है ना उसके स्ट्रक्चर सेम है। जैसे अपन देख रहे हैं ना आगे, ये अपने कार्पस, मेटाकार्पस, ये हड्डियों का हो गया, ये ह्यूमरस, रेडियोल्ना हो गई, ठीक है। अपने अंदर के हड्डियों का स्केलेटन इस सेम टू सेम टाइप का आपको इसके अंदर बर्ड्स के अंदर मिलेगा, लिजार्ड के अंदर मिलेगा, इस टाइप से इनके भी अंदर भी सेम है। लेकिन अगर इनको देखने जाओगे तो इनके फंक्शन अलग अलग है। इनका जो फोर लिम्ब या जो आगे का हाथ है वो अलग अलग काम करता है, हमारा अलग काम करता है, इनका अलग काम करता है। बर्ड्स का उड़ने के लिए काम आता है, तो सर मैंने तो बर्ड्स के हाथ ही नहीं देखे आज तक तो बर्ड्स के हाथ होते हैं, लेकिन वो क्या है, पंखों में चेंजेस हो गए, ट्रांसफॉर्म हो गए, ठीक है। तो अंदर की स्ट्रक्चर देखोगे तो आपको ह्यूमन के जो हाथ है ना उस टाइप की स्ट्रक्चर है उसकी, ठीक है। तो इसका मतलब अपन इसी से डेराइव हुए, मतलब इसी से क्या हुआ, इवोल्यूशन हुआ है अपना,
इसके एक प्रमाण है इसका कि ये इस सिस्टमेटिक ढंग से आया है। डायरेक्ट ऐसा नहीं है कि भगवान ने डायरेक्ट ह्यूमन को डायरेक्ट रख दिया यहाँ पे, है ना। जब स्टार्टिंग में रखे थे तो 2 रख दिए, फिर उसके बाद में आगे चलता जा रहा चैनल, ऐसा नहीं है। ये साइंस ये कहती है कि वो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस का नतीजा है, ठीक है। तो ये आपने इसके प्रमाण देखे, ये लिजार्ड है, बर्ड है, ह्यूमन, इनके फंक्शन अलग अलग हैं। और ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इनको आवश्यकता अलग अलग पड़ी। अब ह्यूमन को अलग आवश्यकता पड़ी, बर्ड्स को अलग कंडीशन में सर्वाइव किया, तो इसके अंदर में क्या हाथों ने अलग तरीके से वर्क करना शुरू किया, और हाथों ने अलग तरीके से वर्क करना शुरू किया, तो इनके हाथ अलग अलग कामों के लिए क्या हो गए, रूपांतरित हो गए। बाकी अंदर की व्यवस्था तो सेम है ना। तो इस तरह से पता चला। और नेक्स्ट, इस प्रकार की जिसके अंदर की संरचना सेम होती है और फंक्शन अलग अलग होता है, इस टाइप के ऑर्गन्स को क्या कहते हैं, होमोलोगस ऑर्गन। क्या कहते हैं, होमोलोगस। इसी प्रकार से सेम टाइप का एनालोगस ऑर्गन का अलग आते हैं। अपने अंदर डिफरेंस आता है। होमोलोगस ऑर्गन और एनालोगस ऑर्गन के अंदर क्या करो, डिफरेंस करो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अपने को इसके ऊपर पूरी नजरें टिका के रखनी है, क्योंकि अपने काम का, ठीक है। बाकी बहुत सारी चीजें अपने काम की नहीं, लेकिन अपने सिलेबस में आता है, मार्क्स सबसे ज्यादा अटेंशन इनको देना है। ये आते रहते हैं, होमोलोगस और एनालोगस, ठीक है। अब एनालोगस की बात कर ले अपन, ठीक है। यहाँ एक बैट है और एक लिजार्ड का बता रखा है एग्जाम्पल, ठीक है। सॉरी, बैट है और ये दूसरा क्या है, सिमिलर फंक्शन बट डिफरेंट स्ट्रक्चर एंड ओरिजिन, बैट विंग्स वर्सेस बर्ड विंग्स। एक तो चमगादड़ है और एक क्या है, बर्ड विंग, इवॉल्व्ड इंडिपेंडेंट फॉर फ्लाइट। अब देखो दोनों का फंक्शन सेम है, किसका, बर्ड का और चमगादड़ का, दोनों का देखा, दोनों उड़ने का काम करते हैं। लेकिन अंदर की स्ट्रक्चर देखोगे तो दोनों का अलग अलग है। अंदर का जो स्ट्रक्चर देखोगे क्या दिखेगा, अलग अलग है। इसका मतलब अपन यूं नहीं मान सकते कि ये दोनों नजदीक नजदीक नहीं है। अपने अंदर ऐसे धारणा सेट हो जाती है कि ये चमगादड़ है, ये बर्ड है, दोनों उड़ते हैं, मतलब दोनों एक ही नजदीक नजदीक प्रजाति के, है ना। लेकिन दोनों एक प्रजाति के नहीं, अपने अंदर एक माइंड सेट हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये बहुत दूर के हैं। और ऐसा कैसे पता चलेगा, अंदर का स्ट्रक्चर देखने में पता चलेगा कि ये जो है बैट, वो स्किन बिटवीन फिंगर्स, उसके जो पंख है वो क्या है, वो फिंगर्स के बीच में स्किन है, ठीक है। तो बैट इस टाइप का है, तो वो अलग ग्रुप में जाता है। जहां तक मैं जानता हूं बैट शायद मेमेलिया में आता है, और बर्ड्स जो हैं वो आपका एवीज में आता है। 2 ग्रुप बना रखे हैं। अगर एवीज में कौन से आते हैं, जो पंख वाले हैं, जो उड़ने का काम करते हैं, हवा में जो उड़ते हैं ना, वो सारों को एक ग्रुप में डाला गया। आगे चल करके तुम सीनियर क्लासों में देखोगे जो ऑर्गेनिजम्स का क्या क्लासिफिकेशन, ठीक है, एनिमल्स का क्लासिफिकेशन। तो एवीज वाले जो होते हैं उसके अंदर खाली उड़ने वाले जितने भी जीव है उसको एक में डाला गया। तो ये बैट जो है उसको एवीज में नहीं डाला गया, उसको किस में डाला गया है, मेमेलिया में। मेमेलिया मतलब क्या, अपने वालों में, ठीक है। ब्लू व्हेल मछली देखिए तुमने, ब्लू व्हेल मछली को तुमको ऐसा लगता है मछली के साथ में डाला गया, वो मछली के अंदर नहीं डाला गया, उसको हमारे साइड में डाला गया, ठीक है, हमारे ग्रुप में डाला गया उसको। जैसे ये मेमेलियंस वाला ग्रुप होता है ना, हमारे वाला, उसके अंदर जो जीव आता है उसमें मछली को डाला गया। बाकी अपन सामान्यतः यूं समझते हैं इसको तो मछली है, तो मछलियों वाले ग्रुप में डालना चाहिए, लेकिन उसके पीछे का जो कैरेक्टर जो रेस्पॉन्सिबल है क्लासिफिकेशन के लिए, उसको पकड़े तो वो हमारे वाले ग्रुप में आता है। उसी प्रकार से ये बैट जो है वो आपको बाहर से ऐसा दिखा देगा कि ये पक्षी की तरफ बिहेव कर रहा है, लेकिन ये मेमेलिया के अंदर आता है, जबकि बर्ड्स क्या है, पक्षियों वाले कैडर में जाता है। बाहर से देखने से नहीं, लेकिन इंटरनल स्ट्रक्चर को देखेंगे अपन तो इनके अंदर साफ डिफरेंस नजर आएगा, ठीक है। और इस टाइप की व्यवस्था है जिसमें फंक्शन सेम होता है, बाह्य फंक्शन जो सेम है लेकिन अंदर की स्ट्रक्चर अलग है, उसको क्या कहते हैं, एनालोगस ऑर्गन। और जिसमें अंदर के स्ट्रक्चर सेम है लेकिन बाहर का जो फंक्शन है वो अलग है, उसको क्या कहते हैं, होमोलोगस, ठीक है। दोनों में अंतर समझ आए, होमोलोगस और एनालोगस, ठीक है। बर्ड एविस के अंदर आएगा, मेमेलिया में नहीं आएगा, उसका अलग। हाँ, बर्ड होमोलोगस और इसमें दोनों में आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। ये लिखा है बर्ड, ये देखना, ये बुक के अंदर ये क्या लिखा है, बर्ड, हाँ बर्ड ही तो लिखा है। और इधर ये नाम क्या है, थोड़े ब्लर हो गया है, इनके नाम बताएं। ये फ्रॉग लिखा है यहाँ पे, फ्रॉग, लिजार्ड, हाँ तो बर्ड और अपने दोनों जगह आ रहा है, ठीक है। सिमिलर बेसिक स्ट्रक्चर इनहेरिटेड फ्रॉम कॉमन एंसेस्टर, mammal, bird, reptile and amphibian limbs share the same
फंडामेंटल डिजाइन डिस्पाइट डिफरेंट। तो ये तुमको इवोल्यूशन समझ में आ रहा है। क्लासिफिकेशन, स्पीशीज बन रही हैं, स्पीशीज कैसे धीरे धीरे सेपरेट हो रही हैं। पहले तो एनिमल में देखो तो सारे एनिमल को एक में बांटा गया, फिर एनिमल को बांटा गया जिसमें रीढ़ की हड्डी है नहीं है, फिर रीढ़ की हड्डी वालों में भी बांटा गया कि उड़ने वाले कौन से हैं, पानी में रहने वाले कौन से हैं, जो दोनों में रहने वाले कौन से हैं, ठीक है, जो बच्चे पैदा करने वाले कौन से हैं, अंडे देने वाले कौन से हैं। इस तरह से अलग अलग क्लासिफाई किया, जो ग्रुप सेम था उसको सेम स्पीसीज में रखा गया, ठीक है। तो थोड़े सीनियर क्लासों में आपको ये और भी क्लासिफिकेशन देखने को मिलेगा। इसके बाद ये रिलेशन भी बताए, इनके इवोल्यूशन के रिकॉर्ड जो है, एविडेंस जो है वो भी आपको दिखाए गए। इसके ऊपर अपने दो प्रश्न बनता है वो भी अपन ने देख लिया, होमोलोगस और एनालॉगस का प्रश्न बनता है। अब हमारे इसके अंदर नेक्स्ट जो पार्ट है, जो टॉपिक है वो है फॉसिल। फॉसिल, फॉसिल मतलब क्या हो गया, विंडोज टू द पास्ट। अब आपका पुराने समय के जो अपने को अवशेष मिलते हैं, सामान्य भाषा में अपने जब कोई खुदाई करते हैं और पुराने टाइप का जो अपने को खोपड़िया या फिर कोई स्केलेटन वगैरह मिलता है ना, वो क्या है, एक तरह से फॉसिल कहलाते हैं, ठीक है। तो फॉसिल किस तरह से बनते हैं उसके बारे में आपको दे रखा है इस टॉपिक के अंदर। तो फॉसिल के बनने का भी एक सिस्टम है जो आपको देखोगे, बंद कर दें। फॉसिल के अंदर क्या है, अब देखो ये मिट्टी के अंदर देखोगे तो मिट्टी की परत अपन देखें, जो नीचे वाली परत है वो बहुत पुरानी होगी, सीधा सा गणित अपना विवेक से अपन देखें तो जो मिट्टी के जितना नीचे होगा वो उतना ही पुराना होगा, ये तो अपन कंसीडर करते हैं ना। तो जो ऊपर है वो क्या है, अभी जो नया नया है, ठीक है। तो ये इसी सिस्टम से ये फॉसिल को बांटा गया। जो सबसे ऊपर वाला है ना, वो क्या हो गया, टुडे इरोजन एक्सपोजेस फॉसिल डीपर डिगिंग रिवील्स ओल्डर स्पेसिमेन। मतलब अगर अभी खोदते ही अभी अभी का है तो वो नजर आ जाएगा। जैसे अभी ये अपने क्या बोलते हैं, ये दफनाते हैं, लोगों को दफनाते हैं, तो वो कल परसों में दफनाते हैं या फिर साल भर में भी दफनाया होगा तो उसका स्केलेटन मिल जाएगा। आप 1-2 फीट या 4 फीट खोदने पर मिल जाएगा, तो इससे ये पता चलता है ये साल भर का, ठीक है। तो ये आज की डेट का कोई है तो वो ऊपर ही ऊपर लेयर में रहेगा, सबसे ऊपर ही ऊपर लेयर। उसके बाद मोर रिसेंट टाइम हॉर्स लाइक क्रिएचर प्रिजर्व इन अपर रॉक लेयर। अब क्या कोई घोड़ा वोड़ा मर गया है, ठीक है, और उसके ऊपर फिर से लेयर चढ़ गई है तो वो फिर से थोड़ा सा और पीछे चला जाएगा। एक तो अपन ने जैसे अपन किसी कोई इंसान मर गया दफना दिया तो वो सबसे ऊपर, उसके बाद कोई घोड़ा वोड़ा मर गया सालों पहले मर गया, 10 साल पहले या फिर हो सका 20 साल, तो वो उसके नीचे चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखें मिलियन ऑफ ईयर्स लेटर डायनासोर फॉसिल्स इन मड अबव इन वर्टिब्रेट लेयर, और उससे नीचे चले जाओ डायनासोर टाइम तो वो बहुत से पीछे चले गए, 100 साल पीछे चले गए, मिलियन साल। 1 मिलियन में कितने होते हैं, 10 लाख, ठीक है। अब और पीछे चले जाओगे तो इनवर्टिब्रेट बरीड इन सैंड कंप्रेस्ड इनटू सैंड इन, मतलब तो 1000 साल 1000 लाख साल पहले भी की बातें देखो, 1000 साल पहले या लाख साल पहले देखी तो ये इस तरह के इनवर्टिब्रेट दिखे। क्यों इनवर्टिब्रेट दिखेंगे, क्योंकि जब अपन ओरिजिन हुआ लाइफ का तो सबसे पहले कौन आए थे, इनवर्टिब्रेट आए थे, ठीक है। अपन ने यूनिसेलुलर देखा और यूनिवर्सेलुलर के बाद में जब एनिमल आते हैं मल्टीसेलुलर, तो मल्टीसेलुलर में बिना रीढ़ की हड्डी वाले वो पहले आएंगे, उसके बाद वर्टिब्रेट आएंगे, समझ रहे हो। तो इनवर्टिब्रेट पहले आए थे, ठीक है। तो ये बहुत पुराने समय में चले जाओगे तो आपको सबसे पहले अंदर क्या मिलेंगे, इनवर्टिब्रेट मिलेंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे इनवर्टिब्रेट ये रे फॉसिल ट्री ट्रंक फॉसिल इनवर्टिब्रेट, ये रहा इनवर्टिब्रेट। ये आपको बहुत नीचे जाने पर आपको खुदाई में मिलेंगे, ठीक है। फॉसिल इनवर्टिब्रेट, ये दो जीव बता रहे हैं वो इनवर्टिब्रेट है, बहुत नीचे। ये डायनासोर आपको लगभग 10 लाख साल पहले, मिलियंस ऑफ ईयर मतलब 10 लाख साल पहले का मिलेगा। फिर ये फिश वाली स्ट्रक्चर मिलेगी, ये लकड़ी के मिलेंगे। और आप इस टाइप का जो स्ट्रक्चर है इसमें आप देख सकते हो, बुक के अंदर दिखा रखा होगा, सबसे नीचे क्या दे रखा है आपके, इनवर्टिब्रेट दिखा है ना। इसके अंदर देखो आप, ये लेयर के अंदर देखो, सबसे नीचे वाली लेयर के अंदर क्या दे रखा है, इनवर्टिब्रेट। उसके बाद डायनासोर आ गए, डायनासोर के बाद में क्या आ गए, हॉर्स आ गया, हॉर्स के फिर ऊपर आपके ये नॉर्मल वाले ये बनाने चाहिए,
ठीक है, अपने जैसे ह्यूमन टाइप का। तो इस तरह से क्या हो गया, आपका फॉसिल का निर्माण हुआ है। ठीक है, तो ये आपको लेयर बाय लेयर समझाया रखा है फॉसिल किस तरह से बनते हैं और किस तरह के जो फॉसिल है उसको किस में कैटेगरी में बांटा गया है। ठीक है, कितने प्राण नए वाले कौन से हैं, पुराने वाले कौन से, और सबसे पुराने वाले कौन से हैं, उस हिसाब से फॉसिल को बांटा गया है। अब फॉसिल को चेक करने का दूसरा तरीका भी है। एक होता है रेडियो एक्टिव मेथड, जिसमें क्या होता है, जो रेडिएशन निकालते हैं आपने, ठीक है, जिससे आपने परमाणु बम वगैरह देते ना, ऐसे कुछ एलिमेंट होते हैं जो बड़े बड़े रेडिएशन निकालते, तो उसके अंदर रेडियो एक्टिव मटेरियल कितना है, कितना खपत हो गया, अभी वर्तमान में कितना है, इंस्ट्रूमेंट से देखते हैं और बता देते हैं कि ये कितना साल पुराना है। और आजकल रेडियो एक्टिव जो मेथड है वो सबसे ज्यादा यूज में लाया जाता है। और फॉसिल के बारे में स्टोरी होगी हमारी। अब लास्ट टॉपिक इसके अंदर देखा ह्यूमन इवोल्यूशन, वन स्पीसीज वन ओरिजिन। अब हमारे इस चैप्टर के अंदर लास्ट इवोल्यूशन के अंदर क्या देखा, ह्यूमन इवोल्यूशन। हम भी जानते हैं हमारे अंदर भी इवोल्यूशन हुआ है कि नहीं हुआ है, तो अपन बहुत पीछे चले जाएं तो हम किसके माने जाते हैं, बंदरों से, है ना। बंदरों के बाद में आप देखोगे तो एपीज और गोरिल्ला टाइप के ऐसे बंदर आए, है ना, वो चलते हैं सीधे सीधे, है ना। आज भी जूओं में कहीं कहीं जाओगे तो देखने को मिल जाए। आजकल कुछ बंदर तो क्या फोटो भी खिंचाते हैं ऐसे, इधर बैठ जाओ इधर बैठ जाओ, देखे कभी, है ना। तो इतने समझदार होते हैं, फोटो खिंचवाते हैं और पोज भी देते हैं। तो जो सामान्य बंदर है उसका तो ब्रेन कम है, लेकिन वो जो गोरिल्ला है उनका तुम इतना कम मत समझना, वो अच्छे कहां से समझते हैं। तुम्हारे साथ में अगर हाथ डालते हैं, फोटो पोज दे रहे, इसका मतलब वो अच्छे समझदार। और फिर अपने वाली जनरेशन आए, फिर अपने भी पुराने वाले आए जो क्यों पत्थरों से आग लगाने वाले, वो भी थे। फिर धीरे धीरे आए ऐसे, तो पहले वो लकड़ी का पहिया बनता था। आज अब नई जनरेशन वाले कौन से आ गए, एआई चलाने वाले, एआई चलाने वाले आ गए। और आने वाले समय में कितने खतरनाक आएंगे वो उसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकते। पहले जमाने में तो लोग यूं सोचते थे कि यहाँ से आवाज दूंगा तो मेरी आवाज अमेरिका तक जाएगी। पागल थे क्यों, पागल हो गए ऐसा बोलते हैं नहीं, किसी को बोलते थे ऐसे बोलते हैं, पागल हो गया मेरी आवाज अमेरिका तक। लेकिन आज अपने को नॉर्मल लगता है कि नहीं लगता, अपनी आवाज अमेरिका तक जा सकती है, 1 सेकंड में पहुंच जाती है ना। पहले वहां वाला कोई व्यू है वो यहाँ पे देख सकते हैं, उनके लिए साइन ऑफ इंट्रोगेशन था, ऐसा कैसा संभव है, ऐसा कैसा संभव है, लेकिन वो संभव है। आज अपन वहां पे लाइव मैच चल रहा है, आज देख, आज अपन भी बहुत सारी चीजें असंभव समझ रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में वो भी संभव हो जाएगी। वो और भी नई नई चीजें आपको देखने को मिलेगी आने वाले सालों में, ठीक है। तो आने वाली जो पीढ़ियां होंगी और भी एडवांस होंगी, वो भी जैसे आज अपन उन पत्थरों वाले पे हंस रहे हैं वो अपने पे हंसेंगे, पहले इन्होंने ऐसे से टाइम वेस्ट किया, ठीक है नहीं पहले डाक से आता था, डाकिया लेकर आता था, जो पत्र था ना 10 दिन लग जाते थे। कोई मर जाता था तो यहाँ पे अंतिम संस्कार भी हो गया, तब जाके डाक आता था उसके घर पे कि तेरे घर पे कुछ हो गया है, चला गया। आज तो व्हाट्सएप पे तुरंत इंस्टेंट वीडियो कॉलिंग पे दिखा देते हैं, ठीक है। आजकल इतना एडवांस हो गए कि नहीं हो गए। तो ह्यूमन इवोल्यूशन, वन स्पीसीज वन ओरिजिन। अब ह्यूमन का जो ओरिजिन बताया जाता है, इसका नाम है होमोसेपियंस, ट्रेसेड टू अफ्रीका 2 लाख ईयर्स एगो। ये 2 लाख साल पहले की बात है। और जेनेटिक फुटप्रिंट्स लीड बैक टू अफ्रीकन रूट्स। हमारे जो जेनेटिक फुटप्रिंट्स है वो कहां से मिले, अफ्रीकन रूट से, मतलब अपन अफ्रीका से अपना ओरिजिन मानते, ह्यूमन का क्या मानते, अफ्रीका से। तो हमारे जो एंसेस्टर थे, पूर्वज जो थे, वो कहाँ थे, अफ्रीका फिर अफ्रीका से फिर क्या हुआ है, धीरे धीरे दूसरी दूसरी जगहों पे फैले। फिर अमेरिका में गए कुछ इधर अमेरिका रूस में गए, कुछ चाइना गए, कुछ कोरिया गए, फिर कुछ एक एशिया में आए, कुछ इंडिया में आए, अफगानिस्तान में, सब जगह बैठ गए। हाँ, तुमने हिस्ट्री पढ़ी होगी, वो अमेरिका की खोज किसने करी, इंडिया की खोज किसने करी, पढ़ा एसएस के अंदर है, वास्को डी गामा, कोलंबस ने करी खोज, है ना। ये इंडिया वगैरह तो थे पहले अर्थ पे, लेकिन डिस्कवरी किसने करी, वो उसने पहली बार जो आया उसके नाम पे चढ़ गया, इसने भाकर करके 2-4 उसने पूरा इंडिया उसका था। आज तो प्लॉट के लिए लड़ाई चल रही है कि ये मेरा प्लॉट है, इतना कीमत, जो पहले आया उसके लिए तो पूरा इंडिया ही उसका था, नहीं था। और इंडिया क्या बहुत ज्यादा लंबा या चौड़ा एरिया उसका था, ठीक है, जिस तरह से पॉपुलेशन बढ़ी। तो फिर क्या, एंसेस्टर लेफ्ट अफ्रीका स्प्रेडिंग टू वेस्ट एशिया, सेंट्रल एशिया, यूरेशिया, साउथ एशिया, ईस्ट एशिया, ऑस्ट्रेलिया एंड अमेरिका वाया बियरिंग लैंड ब्रिजेज। जैसे जैसे वो लैंड्स का पार्टीशन होता गया,
कोई प्राकृतिक नेचुरल डिजास्टर आते गए, वो बढ़ते गए, वो उधर साइड वाले उधर रह गए, इधर साइड वाले इधर रह गए, सब अपने अपने बढ़ गए। आज भी हम अपने तरीके से क्या है, बटे हुए हैं। अदरवाइज वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व ही हमारा समुदाय है, ठीक है नहीं तो अब अपने चाइना वालों को अपना भाई बहन मानते हैं? नहीं मानते। अमेरिका वालों को भी नहीं मानते ना, ऑस्ट्रेलिया वालों, गोरे वालों को तो अपन बोलते ही नहीं भाई, ये तो बहुत दूर का है। और अफ्रीका वाले तो समझते ही नहीं कि इंसान है, ठीक है, काले काले बाल बाल जल जाते ऐसे नहीं, तो अपन को ऐसा लगता है, लेकिन वो भी क्या है तो ह्यूमंस ही है। Despite apparent diversity in skin color and feature, all humans are single species. There is no biologically basis for human races. और उसके बाद में ह्यूमन रेसेस भी हुई स्किन के कलर के लिए, और वो भी सबसे ज्यादा कहाँ हुई? अफ्रीका में हुई। स्किन के कलर के लिए जो गांधी जी गए थे वहां पे गोरे कालों का भेद हुआ था सबसे ज्यादा वहां पे। आज भी उन कंट्रीज के अंदर गोरे और कालों को लेकर के लोग चिढ़ाते, कलर को लेकर। गोरे लोग होते वो काले लोगों को बोलते तुम हमारे लेवल के नहीं, ठीक है। और स्पेशली साउथ अफ्रीका में ये ज्यादा है, वहां पे काले भी हैं और गोरे भी। किस टाइप के? जैसे ये आप इंग्लैंड वाले हो ना, इस टाइप के गोरे। आपने कभी साउथ अफ्रीका की टीम देखना तो उसके अंदर कुछ इसी तरीके का कॉम्बिनेशन रहता है, गोरे और काले दोनों है, ठीक है। इसीलिए उनके अंदर रेसिज्म चलता है, ठीक। और इंग्लैंड के अंदर भी है कुछ ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा जो ये रेसिज्म जो चला था वो अफ्रीका में चला। नो बेटर डिजाइन, इवोल्यूशन इज एन प्रोग्रेस, इट्स डाइवर्सिटी शेप्ड बाय एनवायरनमेंट, बैक्टीरिया वन ऑफ द सिंपलेस्ट लाइफ फॉर्म्स थ्राइव इन अर्थ मोस्ट एक्सट्रीम हैबिटेट। इवोल्यूशन क्या है? इजंट प्रोग्रेस, इट इज डाइवर्सिटी शेप्ड बाय एनवायरनमेंट। ये जो इवोल्यूशन क्या है? एनवायरमेंटल फैक्टर के कारण से बदलाव हुआ है, और ये डाइवर्सिटी क्या है? बनी रहेगी, आगे भी बनी रहेगी। जैसे जैसे कंडीशन बनेगी उसी तरीके से बनते जाएंगे, ठीक है। और human beings are not the pinnacle of evolution but simply yet another species in the teeming spectrum of evolving life। हम केवल इंसान को ही केवल इवोल्यूशन का आधार नहीं मान सकते, दूसरी स्पीसीज में भी इवोल्यूशन हो रहा है, ठीक है। केवल इंसान बन गए वो इवोल्यूशन में सबसे टॉप पर है, ऐसा नहीं कि जितने भी ऑर्गेनिज्म है जिसमें अगर जो इंसान बन गया वो क्या है इवोल्यूशन के टॉप कैटेगरी में, ऐसा नहीं है, ठीक है। सब अपने अपने तरीके से इवोल्यूशन हो रहा है। मछलियों में भी अपना इवोल्यूशन हो रहा है, बैक्टीरिया के अंदर भी इवोल्यूशन हो रहा है, वायरस के अंदर भी इवोल्यूशन हो रहा है, सब एनिमल्स के अंदर अपने अपने लेवल का इवोल्यूशन कंटिन्यूसली चल रहा है। तो इसके साथ ये आपका ये चैप्टर आपका यहाँ पे फिनिश होता है। और आज इवोल्यूशन के अंदर बहुत सारी चीजें अपन ने देखी। कोई और क्वेश्चन है आपके अंदर? बताओ, कोई छूटा है पार्ट देख लो।